वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। ठीक है, इसके अंदर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। उसके अंदर एक सेंट्रल न्यूक्लियस है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके शेल में प्रेजेंट हैं। यानी एटॉमिक एटम का जो स्ट्रक्चर है और उसकी स्टेट्स, उसके ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल्स, सब कुछ जो है इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है ये वाला, ठीक है। एलिमेंट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर। एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज सॉलिड्स। ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और वेरी फ्यू आर प्रेजेंट एज लिक्विड्स। कुछ ही हैं जो लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट है। वाइल द रेस्ट एग्जिस्ट एज गैस। जो बच जाते हैं बचे कुछ वो गैस की फॉर्म में है। ऑल दिस एलिमेंट्स आर हाउ एवर मेड अप ऑफ एटम्स। ये इन पैराग्राफ्स में कुछ इतना याद करने वाला नहीं है, ठीक है, तो बस इसको आप एक दफा रीड कर लें। हैव यू एवर थॉट वाई दीज एलिमेंट्स आर सो डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर। क्या आपने कभी सोचा है कि एलिमेंट्स एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ क्यों होते हैं। सल्फर लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम गोल्ड। सल्फर जो है ये गोल्ड से बहुत मुख्तलिफ नजर आता है। इन टर्न इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम बोरोमीन। और जो गोल्ड है वो बोरोमीन से बहुत डिफरेंट है। इसी तरह आयरन जो है वो एक हैवी मेटल है। आयरन इज अ हैवी मेटल, वाइल एल्यूमिनियम एंड जिंक जो है ये लाइट मेटल्स हैं। मेटल्स आर मोस्टली लस्ट्रस वाइल नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड कार्बन अपीयर डल। लस्ट्रस होता है चमक दमक वाले, ठीक है, मेटल्स मोस्टली चमक दमक वाले होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं उनका टेक्सचर थोड़ा डल होता है। द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। अब उनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस इसलिए होता है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। बस इधर तो तक तो आपने सिर्फ मतलब एक नजर देखना ही था। अब इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें जो जो चीजें याद करने वाली होंगी मैं साथ साथ आपको अंडरलाइन करवाती जाऊंगी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। द आइडिया ऑफ एटम वाज फर्स्ट प्रपोज इन ग्रीस। सबसे पहले एटम का जो आइडिया था वो ग्रीस में प्रपोज किया गया था व्हेन द फिलोसोफर डेमोक्राइटस डिक्लेयर्ड दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। डेमोक्राइटस एक फिलोसोफर था, उसने ये बात डिक्लेयर की थी कि तमाम मैटर जो है वो टिनी पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ से एटम का आइडिया जो है वो निकला था। He named these particles as atom. उसने उन एटम्स को पार्टिकल्स को एटम का नाम दिया। A particle that cannot be further subdivided। ऐसा पार्टिकल जिसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, मजीद उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो सबसे छोटा पार्टिकल, उसको उसने एटम का नाम दिया। अराउंड 1800 में द इंग्लिश केमिस्ट जॉन डेल्टन, ठीक है, इंग्लिश केमिस्ट था जॉन डेल्टन। ये सारी चीजें आपके याद करने वाली हैं। डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए विद कंपाउंड्स दैट प्रोवाइड द एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। उसने बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसकी वजह से ये एविडेंस यानी सबूत मिले कि एटम जो है वो एग्जिस्ट करता है। इन द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट वर ट्राइंग टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज एट रिड्यूस्ड प्रेशर। बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो किस कोशिश में थे कि रिड्यूस प्रेशर पे गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाए, गुजारा जाए, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। इन एक्सपेरिमेंट्स के कोर्स के दौरान इस एक्सपेरिमेंट को क्या वो नाम दिया हुआ था इन्होंने, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। दे डिस्कवर दैट एटम्स आर नो लॉन्गर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो उन्होंने ये बात डिस्कवर की कि एटम्स हैं जो हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स नहीं हैं, ठीक है। रेदर देयर एग्जिस्ट पार्टिकल्स दैट आर इवन स्मॉलर देन एटम्स। इसके अलावा भी हैं पार्टिकल्स जो एटम से कम हैं, ठीक हो गया। इन अदर वर्ड्स एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अगर हम दूसरे वर्डों में कहें तो जो एटम्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को बोलते हैं प्रोटॉन्स, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस से मिलकर बनते हैं, ठीक हो गया। It was also discovered that a proton is 1836 times heavier than an electron। ये भी बात डिस्कवर की गई कि एक प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स ज्यादा हैवियर है, ठीक है। इन अ डिस्चार्ज ट्यूब द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वाज ascertained because
of their deflection towards the positive plate in an electric field. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं उनकी प्रेजेंस होती है और उनकी जो डिफ्लेक्शन है पॉजिटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड में वो देखी जा सकती है, ठीक है। सिमिलरली द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स वाज कंफर्म ड्यू टू देयर डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। इसी तरह से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो भी कंफर्म करते हैं क्योंकि उनकी डिफ्लेक्शन हो रही होती है नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो वो भी कंफर्म हो जाता है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी उसके अंदर प्रेजेंट है। अब इसमें सबसे पहले जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए। अ डिस्चार्ज ट्यूब इज अ हार्ड ग्लास ट्यूब। अब एक डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, एक हार्ड ग्लास ट्यूब है प्रोवाइडेड विद 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, उसके अंदर 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एंड अ वैक्यूम पंप, एक वैक्यूम पंप होता है टू इवैक्यूएट द गैस प्रेजेंट इन इट when a very high voltage is applied to a gas at very low pressure। जब एक गैस को हाई वोल्टेज दिया जाता है लो प्रेशर पे प्रेजेंट इन ग्लास ट्यूब के अंदर, द ग्लास सरफेस बिहाइंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड स्टार्टेड टू ग्लो। तो जो ग्लास सरफेस होती है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के नीचे वाली साइड पे, तो वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू द रेज एमिटेड फ्रॉम कैथोड, क्योंकि जो रेज है कैथोड में से एमिट हो रही हैं, निकल रही हैं, उनकी वजह से वो सरफेस जो है वो ग्लो कर रही है, ठीक है। दीज रेज वर नेम्ड एज कैथोड रेज, और उन रेज को हम कैथोड रेज का नाम देते हैं, ठीक है। इन 1897 डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, ये सारी डिस्कवरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे से याद करना है, ठीक है। ये लॉन्ग में भी आ सकती है। इन 1897 ब्रिटिश फिजिस्ट जोसेफ जॉन थॉमसन स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, उसने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया बाय पासिंग देम थ्रू द ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स। उसने कैसे उसको स्टडी किया कैथोड रेज को, उसने ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स यानी जिनके चार्ज ऑपोजिट थे, ठीक है, उनके अंदर से उसने कैथोड रेज को गुजारा। इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट कैथोड रेज बेंट टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, ये उन्होंने नोट किया कि जो कैथोड रेज थी वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ बेंट हो गई हैं, ठीक है, शोइंग दैट दे कैरी नेगेटिव चार्ज, वो उस तरफ को बेंट हुई। इसका मतलब ये था कि कैथोड रेज जो थी वो उनके पास नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। थॉमसन ऑल्सो इंस्टॉल्ड 2 मैग्नेट्स ऑन आइदर साइड ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, उसने ये भी किया कि दोनों साइड्स पे डिस्चार्ज ट्यूब की दोनों साइड पे मैग्नेट लगा दिए, एंड नोटिस्ड दैट कैथोड रेज वर ऑल्सो डाइवर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और उसने ये भी नोट किया कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से कैथोड रेज जो है वो डाइवर्ट हुई हैं, यानी मुड़ वगैरह गई हैं, ठीक है। थॉमसन यूज्ड द फाइंडिंग्स ऑफ his experiment to calculate the mass to charge ratio of cathode rays, which finally proved that cathode rays are in fact negatively charged material particles। अब थॉमसन जो था उसने ये सारी फाइंडिंग्स जो थी किसकी, ये जोसेफ जॉन थॉमसन की फाइंडिंग्स को अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया, उसने कैलकुलेट किया मैस टू चार्ज रेशो को, और फाइनली उसने ये प्रूव कर दिया कि कैथोड रेज जो है वो वाकई में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यानी कैथोड रेज के पास नेगेटिव चार्ज है। These particles were later named as electrons, बाद में इन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन का नाम मिला। It was also shown that electrons are the subatomic particles of all elements, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ यानी प्रोटॉन को कैसे डिस्कवर किया गया। The presence of positively charged particles in an atom had been first observed by E. गोल्डस्टाइन इन 1886। सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एटम के जो है वो किसने ऑब्जर्व किया, ई गोल्डस्टाइन इन 1886। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे। इट वॉज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैविंग सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अब ये बेस करता है कॉन्सेप्ट दैट एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है उसके पास, सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है एटम के पास, ठीक है। He performed a series of experiments with a gas discharge tube। अब उसने गैस डिस्चार्ज ट्यूब ली, having a perforated cathode, और उसके पास एक perforated cathode था, ये आपको perforated cathode नजर आ रहा है जिसके अंदर सुराख है, ठीक है। A new type of rays were produced from the anode। एनोड में से एक न्यू टाइप की रेज प्रोड्यूस की गई, which moved towards the cathode, जो कैथोड की तरफ रेज जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। और he called these new rays as
कैनाल रेज और एनोड रेज। ये न्यू रेज जो उसने प्रोड्यूस की इसको उन्होंने नाम दिया कैनाल रेज या फिर एनोड रेज, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेज सीम्ड टू वेरी डिपेंडिंग ऑन द गैस। अब जो ये रेज थी इनकी प्रॉपर्टीज जो थी रेज की वो डिपेंडिंग थी गैस पे, जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस यूज हो रही थी उस पर डिपेंड करती थी, ठीक है। इनफैक्ट व्हाट ही डिस्कवर्ड वाज गैस आइंस एंड दिस ऑल्सो इंक्लूडेड हाइड्रोजन आइंस। अब उसने जो डिस्कवर किया था, ठीक है, वो गैस आइन थी और इसको हाइड्रोजन आइन भी इसमें इंक्लूड थी। गोल्डस्टाइन एट दैट टाइम न्यू नथिंग अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस। उस वक्त गोल्डस्टाइन को इसकी अहमियत का इतना अंदाजा नहीं था कि उसने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। इन 1987 रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट विच प्रूव दैट हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अदर न्यूक्लियाई। तो उसको जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसको ये मिला, उसने ये प्रूव कर दिया कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो है वो दूसरे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है। रदरफोर्ड थॉट दैट अ हाइड्रोजन न्यूक्लियस और अ प्रोटॉन मस्ट बी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल न्यूक्लियाई। अब रदरफोर्ड ने सोचा कि जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस है या प्रोटॉन जो है ये एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है तमाम न्यूक्लियाई का और पॉसिबली एक न्यू फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन लेटर ऑन इन 1933 में अनदर पार्टिकल न्यूट्रॉन वाज आल्सो डिस्कवर्ड। एक न्यू पार्टिकल डिस्कवर हुआ जिसको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया, विच इज नोन टू कैरी नो चार्ज, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, यानी वो ना तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था ना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। द मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट द सेम। मैस जो न्यूट्रॉन का था वो सेम था, जितना मैस प्रोटॉन का था उतना ही न्यूट्रॉन का था, ठीक है। तो उसके ऊपर लेकिन चार्ज कोई नहीं था, ठीक है। दीज थ्री पार्टिकल्स, यानी कौन से थ्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सॉरी ये थोड़ी अंडरलाइन में मुझे मिस्टेक हो गई। थ्री पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स वर गिवन द नेम फंडामेंटल पार्टिकल्स। इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स का नेम दे दिया गया। एंड आर शोन टू बी प्रेजेंट इन ऑल एटम्स एक्सेप्ट ऑर्डिनरी हाइड्रोजन विच डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये तकरीबन तमाम एटम्स में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट ऑर्डिनरी हाइड्रोजन में ये नहीं होता न्यूट्रॉन, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट दीज एटम्स बिहेव वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ये एटम्स जो हैं ये एक दूसरे से डिफरेंटली बिहेव करते हैं, यानी हर किसी का बिहेवियर डिफरेंट है। इट वॉज हाउ एवर ऑल्सो शोन दैट द नंबर ऑफ दीज पार्टिकल्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट एटम्स। तो ये भी शो किया गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कौन से पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो डिफरेंट एटम्स में इनके नंबर डिफरेंट होते हैं, ठीक है, सेम नहीं होते सब में। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दीज पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बाद अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अरोज एज टू हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ टीनी प्लेस। अब जब ये सारी डिस्कवरी हो गई तो एक बहुत अहम सवाल जो है वो उठा, दिमागों में आया, ठीक है, माइंड में आया एक अहम क्वेश्चन। वो क्या कि ये पार्टिकल्स जो हैं ये इतनी छोटी सी जगह यानी एटम के अंदर कैसे फिट आए हुए हैं। इन अदर वर्ड्स व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, यानी ये क्वेश्चन दिमाग में आया कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है जी। लॉर्ड रदरफोर्ड इन 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड जो है प्रोवाइडेड आंसर टू दिस क्वेश्चन। उसने इस सवाल का जवाब दिया। ही कैरिड आउट अ रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट इन विच ही हिट अ स्ट्रीम ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अब उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जो बहुत ही मतलब कि याद रहने वाला एक्सपेरिमेंट था। उसने एक स्ट्रीम को हिट किया, स्ट्रीम स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल्स टू वेरी थिन गोल्ड फॉइल। एक गोल्ड फॉइल ली उसने, उधर एक स्ट्रीम ऑफ स्पेशल पार्टिकल्स को उस गोल्ड फॉइल पे हिट किया। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट ही इंक्लूडेड दैट एन एटम हैज टू पोर्शंस। इस एक्सपेरिमेंट से उसने ये बात कंक्लूड की कि दो पोर्शन होते हैं किसके, एटम के। A tiny central portion which he called as nucleus, एक छोटा सा सेंट्रल पोर्शन है जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। एंड अ रिलेटिवली लार्ज एरिया, और एक लार्ज एरिया है यानी न्यूक्लियस से थोड़ा सा बड़ा, सराउंडिंग दिस विच ही कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, ठीक है, यानी ये न्यूक्लियस है और ये ऊपर वाला जो उसका हिस्सा है जिसको उसने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन का नाम दिया। It was also discovered that almost all the mass of an atom is concentrated in nucleus because both the heavy particles, protons and neutrons are found to be present here. उसने ये भी डिस्कवर किया कि जो तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम मैस जो है वो एटम का वो कंसंट्रेटेड न्यूक्लियस में है, क्योंकि
दोनों हैवी पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों हैवी पार्टिकल्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट हियर इन द न्यूक्लियस। दीज टू पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह हेल्ड टुगेदर है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के जरिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक बॉक्स नजर आ रहा है, आपने इसको अच्छे से करना है, ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बॉक्स है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, -1.6022 ठीक है, इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और इसी तरह इसका मैस क्या है, प्रोटॉन का चार्ज क्या है, मैस क्या है, न्यूट्रॉन का जो है वो मैस और प्रोटॉन का मैस सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो ये आपने सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या है? इन 1913 में नील्स बोहर, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, प्रपोज्ड अ मॉडल फॉर द हाइड्रोजन एटम। इसने एक मॉडल जो है वो बनाया हाइड्रोजन एटम के लिए, विच इज कॉल्ड बोहर्स एटॉमिक मॉडल। उस मॉडल को नाम मिला बोहर्स एटॉमिक मॉडल का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। उस मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है। यानी ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आउटर जो शेल्स होते हैं उसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये इर्द गिर्द ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये पूरे सर्कल में ऐसे घूम रहा है, ठीक है। उसने ये बात डिस्कवर की। ऑफ द एटम इन स्पेसिफिक पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स। एक स्पेसिफिक पाथ में वो घूम रहा है जिसको ऑर्बिट या शेल का उसने नाम दिया, ठीक है। When the electron is revolving in one of these orbits, its energy is fixed. जब वो एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स होगी। Also when electron is present in the orbit which is closest to the nucleus, अगर वो ऐसे ऑर्बिट में घूम रहा है जो न्यूक्लियस के करीब तरीन है, इट्स एनर्जी इज मिनिमम, तो उसकी एनर्जी मिनिमम होगी। एंड इट इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, और वो ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम कहलाएगा। द ऑर्बिट्स दैट आर फर्दर अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ऐसा ऑर्बिट, ये समझे न्यूक्लियस है, और वो ऑर्बिट जो न्यूक्लियस से दूर है, यानी ये वाला अगर हम कंसीडर कर लें, दूर है, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, पोजेस एक्सेसिवली ग्रेटर एनर्जी, तो उसके पास ग्रेटर एनर्जी होगी, ज्यादा एनर्जी होगी। द इलेक्ट्रॉन इज नॉट अलाउड टू ऑक्यूपाई स्पेस इन बिटवीन द ऑर्बिट्स। अब इलेक्ट्रॉन को ये अलाउ नहीं होता कि वो ऑर्बिट्स के दरमियान वाली स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर सके। सिंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच शेल हैज अ फिक्स्ड एनर्जी, अब जो इलेक्ट्रॉन है हर शेल में जो प्रेजेंट है उनकी फिक्स एनर्जी है। दीज शेल्स आर ऑल्सो नेम्ड एज एनर्जी लेवल्स, इन शेल्स को एनर्जी लेवल्स का भी नाम दिया गया है। द शेल विच इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड फर्स्ट शेल और के शेल। वो शेल जो सबसे करीब है न्यूक्लियस के उसको के शेल या फर्स्ट शेल भी बोलते हैं। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। सिमिलरली सेकेंड शेल जो है उसका एक डेफिनेट डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, ठीक है, और उसको एल शेल बोलते हैं हम लोग, ठीक है, KLMN शेल, ठीक है, इस तरह से। तो डेफिनेट डिस्टेंस विच विल ऑफ कोर्स बी ग्रेटर देन द फर्स्ट शेल एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट विल पोजेस ग्रेटर वैल्यू ऑफ एनर्जी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन में ऑल्सो बी प्रेजेंट इन थर्ड और हायर शेल्स। ईच शेल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब शेल्स और ऑर्बिट्स। अब एक शेल जो है वो फर्दर सब डिवाइड होता है और सब शेल्स या ऑर्बिटल्स में तब्दील होता है। द नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट इन अ शेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n फॉर दैट शेल। अब नंबर ऑफ सब शेल्स कितने प्रेजेंट हो सकते हैं वो डिपेंड करता है कि उसकी शेल की वैल्यू ऑफ n क्या है। फॉर द फर्स्ट शेल, पहले शेल के लिए n इज इक्वल टू 1 है। इट विल देयरफॉर हैव ओनली वन सब शेल विच इज कॉल्ड s सब शेल। तो एक ही सब शेल है पहले वाले शेल के पास जिसको हम s सब शेल बोलेंगे। फॉर n2 दूसरे वाले के लिए देयर विल बी 2 सब शेल्स s एंड p। तो सेकेंड शेल विल देयरफॉर बी 2 सेट्स ऑफ सब शेल्स। इसी तरह थर्ड शेल जो है उसके पास s p एंड d शेल्स हैं। फोर्थ वाले के पास s p d एंड f शेल्स हैं, सब शेल्स हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक चार्ज क्लाउड्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एक तरह के चार्ज क्लाउड्स हैं हुज लोकेशन अराउंड द न्यूक्लियस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद 100% certainty. All we can say is that there is a certain probability of finding electron at a certain probable distance from the nucleus. अब इसमें अगर मॉडर्न हम लोग देखें रिसर्च जो हुई है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका हम लोग सही जो डिस्टेंस है वो नहीं पता कर सकते, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं एक जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का वो एक प्रोबेबिलिटी के जरिए हम उसको मतलब फाइंड कर सकते हैं। In order to find out the number of electrons which can be accommodated in extra
न्यूक्लियर शेल्स साइंटिस्ट हैव डिवाइज्ड अ फॉर्मूला कॉल्ड 2n2 फॉर्मूला। अब हम लोगों ने अगर पता करना है कि इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वहां पे रह सकते हैं, तो उसके लिए साइंटिस्ट ने 2n² फॉर्मूला जो है ये इजाद किया है। तो इसके जरिए वेयर n कैन हैव वैल्यूज, n की वैल्यूज हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल्स, और इस तरह से ये नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। शेल्स हैव आल्सो बीन नेम्ड एज k, l, m and n and so on. When the value of n is 1 it means first और k shell। अगर n की वैल्यू 1 होगी इसका मतलब k शेल की बात हो रही है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें रह सकते हैं जो 2, ठीक है, k शेल की बात हुई, क्योंकि n जब 1 हुआ 2 1s are 2 और 2 का स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहा, ठीक है, और 2 1s are 2 ही रहा, ठीक है, तो k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। इसी तरह बाकियों में भी इसी तरह पुट करके देख लें। सिमिलरली व्हेन n इज इक्वल टू 2 मीन्स सेकंड या l शेल में जो था n जो था वो 2 था, तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 इसके अंदर रह सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 4 2s are 8, ठीक है। फॉर n3m शेल इट कैन अकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल में मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है, इससे कम भी हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स उस शेल के अंदर पूरे आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। The maximum number of electrons which can be accommodated in subshells SPD and F are 2, 6, 10, 14 respectively. In the first shell, there are 2 electrons which shall go to S subshell. In the second shell, 8 electrons will be further subdivided. S subshell will have 2 electrons and 6 electrons will be accommodated in P subshell. I hope so यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज का लेक्चर कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था, लेकिन मुझे था कि मैं ये 2.1 जो आपका फर्स्ट लेक्चर है ये एक ही लेक्चर में रिकॉर्ड करूँ, लेकिन मेरा गला तो जरूर खुश्क हो गया। अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो आप कमेंट कर दिया करें, लाइक करें मेरे वीडियो को, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कमेंट कर दिया करें, कोई भी बुक जिसका लेक्चर आप देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।